So good morning again. Last class में we were discussing the transport of gases in blood. मैंने उसमें आपको नंबर 1 पढ़ाया था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड, और हमने जस्ट अभी सेकंड स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड। और मैं आपको बता रही थी कि हर 100 ml ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है अप्रॉक्स 4 ml ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 4 ml ऑफ CO2। 4 ml का 7% CO2 ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड फॉर्म इन प्लाज्मा। सो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स which can be used for transport of CO2. अभी हमने सिर्फ नंबर 1 लिखा था, as dissolved in plasma, that was 7% of total. 7% of 4 ml निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0.28 ml। ठीक है, अब सेकेंड सुनो ध्यान से। नंबर 2 है in combined form with HB, in combined form with HB, that is HbCO2 या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। सेकेंड तरीका लिखो, in combined form with HB, that is HbCO2 और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। (23% of total, 23% of total। अब 23% of 4 ml निकालो, ये अप्रॉक्स आ जाएगा 0.9 ml। तो पहला तरीका हुआ एज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा 7% ऑफ टोटल। दूसरा तरीका हुआ इन कंबाइंड फॉर्म विद HB, जिसे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये सब मैं आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, या इसे कहते हैं HbCO2। और 23% ऑफ टोटल है, 23% ऑफ 4 ml निकालोगे तो वॉल्यूम में आएगा 0.9 ml। तो अब मेजर मेथड क्या है? नंबर 3, एज बाइकार्बोनेट आयन। सुनना ध्यान से। 7% प्लाज्मा में CO2 घुल गया। जैसे ही लंग एल्वेलाई ने खून में छोड़ा सारे गैसेस को, O2 अपने रास्ते निकला, CO2 अपने रास्ते निकला। O2 प्लाज्मा में, ध्यान से सुनना, O2 प्लाज्मा 2% घुला, लेकिन CO2 प्लाज्मा में 7% घुला। तो किसका सॉल्युबिलिटी इन प्लाज्मा ज्यादा है? CO2 का। फिर O2 हीमोग्लोबिन की तरफ भागा, CO2 भी हीमोग्लोबिन की तरफ भागा। हीमोग्लोबिन O2 के साथ 98% जुड़ा, जबकि CO2 के साथ सिर्फ 23% जुड़ा। That means the affinity of hemoglobin for oxygen is much more as compared to CO2। याद है, ये बात भी लिखाई थी मैंने, इन परसेंटेज से समझ आ रहा है। लेकिन अब 70% CO2 और बच गया। O2 का काम हो गया, 30% CO2 का काम हो गया। 70% CO2 गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू आयन, और उस आयन का नाम है बाइकार्बोनेट आयन। तो टोटल 70% ऑफ 4 ml इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब हमें ये पता है, सिंपल डिफ्यूजन से होगा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। लेकिन ये आयन है, ये पार्शियल प्रेशर से एक्सचेंज नहीं होगा। पहले तो हमें समझना पड़ेगा हम गैस का आयन कैसे बनाएंगे, और आयन बनाने के बाद फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो लिखोगे नंबर 3 एज बाइकार्बोनेट आयन। (70% of total
70% ऑफ टोटल, यानी कि 2.7 ml, 2.7 ml, जिसमें से NaHCO3 होगा, KHCO3 होगा। NaHCO3 बनेगा 2.1 ml, KHCO3 बनेगा 0.6 ml। इसका मतलब है हम HCO3 माइनस को Na प्लस यानी कि इस अनायन को कटायन से जोड़ेंगे तो NaHCO3 बनेगा टोटल 2.1 ml, और हम HCO3 माइनस को K प्लस से जोड़ेंगे यानी कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनेगा 0.6 ml। तो मेजर ट्रांसपोर्ट इस फॉर्म में होगा, माइनर ट्रांसपोर्ट उस फॉर्म में होगा। ध्यान से देख लो इसे, फिर मैं आपको बाइकार्बोनेट आयंस वाला डिटेल समझाऊंगी। ये दोनों ट्रांसपोर्ट हमें क्लियर है। अब हम आयन बनाना समझेंगे। ये सब मैं रब कर रही हूं, यही टॉपिक अभी कंटिन्यूड है। जब तक मैं ना बोलूं अगला टॉपिक तब तक यही चल रहा है। हाँ जी, एक एक स्टेप देखते जाओ। मैंने दो सेटअप क्रिएट किए हैं। एक मैं एक्सचेंज दिखाने वाली हूं इन बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरी, दूसरा एक्सचेंज दिखाने वाली हूं इन बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी है, ये मैंने आरबीसी का शेप दिखाया। प्लाज्मा बह रहा है, ये सारा प्लाज्मा है। डब्ल्यूबीसी भी होंगे, प्लेटलेट भी होंगे, वो मैंने दिखाए नहीं है क्योंकि मेरा कंसर्न इस समय सिर्फ प्लाज्मा और आरबीसी है। पहले ये देखते हैं, फिर वो देखना आसान हो जाएगा। देखो यहां पर ये ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी 2% ऑक्सीजन लाया है प्लाज्मा में घोलकर, 98% ऑक्सीजन लाया है इन कॉम्बिनेशन विद HB जो आरबीसी के अंदर होगा। ठीक, ये टिश्यू से कहता है कि भाई हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में एक्सचेंज कर देते हैं। ये इसको O2 दे देगा, ये इससे CO2 ले लेगा। ठीक, ये सारी कहानी हमें पता है। हमें अब समझना है आयन कैसे बनेगा। तो फोकस रखना इस बात पर। डिसॉल्व्ड फॉर्म 7% है, 23% इन कॉम्बिनेशन विद HB है, वो हम इस डायग्राम में दिखा नहीं रहे, साथ साथ हैं। और हम समझ गए हैं कि CO2 प्लाज्मा में 7% घुला है और O2 सिर्फ 2% घुला है। तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा अच्छी है? ऑक्सीजन की। CO2 HB के साथ सिर्फ 23% आया है, जबकि O2 98% आया है। तो किसकी एफिनिटी विद HB ज्यादा है? O2 की। ऐसा करो, पहले ये दोनों पॉइंट लिख ही लो। लिखो स्टार लगा के लिखो।
the solubility of CO2 in plasma. The solubility of CO2 in plasma is more than oxygen, O2. The solubility of CO2 in plasma is more than O2. ब्रैकेट में लिखना 7% CO2 वर्सेस 2% O2. समझ आ जाएगा आपको? Solubility of CO2 in plasma is more than O2. 7% CO2 versus 2% O2. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन. The affinity of Hb, फिर से 4 लगा के, the affinity of Hb for O2, the affinity of Hb for O2 is more than CO2. The affinity of Hb for O2 is more than CO2. ब्रैकेट में लिखना 98% O2 versus 23% CO2. The affinity of Hb for O2 is more than CO2. 98% O2 versus 23% CO2. ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गए. अब यहां देखना, सब लोग यहां देखेंगे, कोई कुछ नहीं लिखेगा. इस टिश्यू ने ब्लड को दिया CO2 मेनली और कहा मुझे बदले में ऑक्सीजन चाहिए. तो ये आरबीसी में गया CO2. 7% CO2 प्लाज्मा में घुल गया होगा. 23% यहां होगा विद HB CO2 के फॉर्म में. वो हम डायग्राम में दिखा नहीं रहे. बचा 70% CO2. 70% CO2 diffuses from tissue into the RBC and combines with water to form H2CO3. रिपीट कर रही हूं मैं, एक एक स्टेटमेंट बस ध्यान से सुनना, सब लिखोगे आराम से. 7% CO2 diffuses in plasma, dissolved in plasma. 23% CO2 is in combination with HbCO2. Remaining 70% CO2 combines with water in RBC to form carbonic acid यानी कि H2CO3. पानी कहां से आया ये मत पूछना. आपकी बॉडी के हर एक सेल में 70 से 75% पानी ही होता है, तो ये तो हर वक्त अवेलेबल है. इस रिएक्शन को करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अलग से लिखाऊंगी, यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं. ठीक, ध्यान देना, रिएक्शन रिवर्सिबल है. मैंने कोई एफर्ट डाल के करवाया नहीं है. ये रिएक्शन खुद ब खुद हर आरबीसी में हो ही जाएगा. अब ये जो H2CO3 था ये थोड़ा अनस्टेबल था, तो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद टूटने लग गया. हमने कुछ नहीं करा, खुद हो रहा है. सेकेंड रिएक्शन, H2CO3 टूटा, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H प्लस बाइकार्बोनेट आया. तो देखो
आरबीसी ने कहा था कि भाई मेरा मेन रोल है कि मैं गैस का आयन बना दूंगा। तो HbCO2 गैस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा गैस फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन 70% CO2 गैस का हमने आयन बना दिया है, और उस आयन का नाम है बाइकार्बोनेट आयन। इसके लिए भी क्या यूज हुआ? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब आरबीसी ने प्लाज्मा से कहा कि भाई मेरे अब ये किसी काम का नहीं है, अब आगे इसका क्या करना है तू देख। तो प्लाज्मा ने कहा ठीक है, इसको मेरे पास भेज दे, मैं देख लूंगा क्या करना है। तो देखो मैं इसको आगे थोड़ा सा और एक्सपैंड कर रही हूं। ये सब प्लाज्मा है। आरबीसी से HCO3 माइनस आ गया प्लाज्मा में, ये आ गया HCO3 माइनस। इसे कहते हैं ई फ्लक्स ऑफ HCO3 माइनस। ई फ्लक्स मतलब वो आरबीसी से बाहर निकल के आ गया। लेकिन जैसे ही ये हुआ, आरबीसी ने प्लाज्मा से डिस्कस किया कि भाई एक प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं अपना अनायन तुझे दे दूंगा तो मेरा खुद का आयोनिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो प्लाज्मा ने कहा भाई ये दिक्कत तो मुझे भी होगी, तू मुझे आयन दे देगा ज्यादा तो कटायन कम होने लगेंगे, अनायन बढ़ जाएंगे। तब आरबीसी और प्लाज्मा ने एक डिस्कशन किया और डिसाइड किया कि ऐसा कर, तू मुझे एक्सचेंज में कोई और आयन दे दे जिसको देने से तुझे भी फर्क ना पड़े और मुझे भी फर्क ना पड़े। इसने कहा ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुझे बदले में Cl माइनस दूंगा। तो देखो दो काम हो गए, एक तो HCO3 माइनस आरबीसी से प्लाज्मा में आ गया, दूसरा आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन्ड रहा। तो देखो इनफ्लक्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी, ये जो शिफ्ट हुआ इसे कहते हैं पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमिना। हैमबर्गर ने डिस्कवर किया था और क्लोराइड आयन के नाम पर इसे पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। पॉजिटिव मतलब कुछ अच्छा करने के लिए ये चला गया। अब ये जो HCO3 माइनस प्लाज्मा में आ गया है, इसको जोड़ा गया, HCO3 माइनस को जोड़ा गया Na प्लस के साथ, बन गया NaHCO3, या HCO3 माइनस को जोड़ा गया K प्लस के साथ, बन गया KHCO3। ज्यादा क्या बनेगा आप जानते हो, NaHCO3, थोड़ा बहुत क्या बनेगा KHCO3। ये और कुछ नहीं, प्लाज्मा के नमक हैं, सॉल्ट ही तो है ये दोनों। अब ये सॉल्ट एक्सक्रीट आउट होते रहेंगे यूरिन के साथ। अभी आप एक्सक्रीशन नाम का एक चैप्टर और पढ़ोगे, तब समझ आएगा कि ये नमक बहुत फॉर्म में लॉस होते रहते हैं, जिसमें से एक फॉर्म है यूरिन, हम इसे यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर देंगे, और वो मेजर फॉर्म होगा यूरिनेशन का नहीं, CO2 एलिमिनेशन का। अब मेरी सब बातें ध्यान से एक बार फिर सुनना। जितने टिश्यूज हैं सबने CO2 दिया, 4-4 ml ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उस CO2 का 70% हिस्सा कन्वर्ट होकर बन गया HCO3 माइनस। अब ये HCO3 माइनस आरबीसी से आया प्लाज्मा में, प्लाज्मा में आके कंबाइन हो गया इस फॉर्म में और निकल गया मेनली यूरिन के रास्ते। तो जब लंग्स तक लौटेगा तो गैसियस फॉर्म तो कम नहीं रह जाएगी। तभी तो लंग्स ने जब सब टिश्यूज
से ऑक्सीजन और CO2 इकट्ठा किया और एक्सेल आउट किया तो एक्सेल्ड एयर में PO2 116 था और PCO2 32 था। अब समझ आया कि CO2 O2 से इतना कम क्यों रह गया था, क्योंकि CO2 का तो आपने रास्ता ही बदल दिया, वो तो किसी और रास्ते से ही निकल रहा है। तो ये सारी कहानी है किस तरीके से ये यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। अब टिश्यू ने CO2 तो दे दिया, अब टिश्यू भी तो उम्मीद में बैठा है कि मुझे ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये आरबीसी ऑक्सीजन भी तो लेके आ ही रहा है लंग एल्वेलाई से। तो देखो वो किस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन 98%, 2% प्लाज्मा में घुला हुआ होगा। प्लाज्मा वाला तो सीधा चला जाएगा, ये HbO2 को तोड़ना पड़ेगा जिससे कि अकेला ऑक्सीजन टिश्यू के पास जाए। HbO2 के साथ K+ को जोड़ दिया जाता है इसे स्टेबल करने के लिए, शांत रहे उसके लिए। तो हम अक्सर HbO2 को KHbO2 लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होना। KHbO2 का मतलब है ये एक तरह का अनायन होता है, ये कटायन है, तो अब ये बैलेंस होकर के स्टेबल रहेंगे। तो आप लोग ऐसे रीड करोगे KHbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आप ऐसे ही पढ़ोगे। ये Cl- भी तो अंदर आया है, ये भी कहेगा भाई मुझे भी किसी के साथ जोड़ो, मैं मदद करने आया हूं, मुझे अकेला छोड़ रखा है। तो देखो अब अगला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा, सब खुद ब खुद होंगे। ये KHbO2 टूटेगा, देखो जरा टूट कर क्या बना, K+ प्लस Hb प्लस O2, दिख रहा है सबको। अब इसमें से जो O2 है वो किसको मिल जाएगा, टिश्यू को, तभी तो एक्सचेंज पूरा होगा। ऐसे वाला रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं हम, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल, हो गया एक्सचेंज पूरा। फिर ये K+ और ये Cl- जो अंदर आ चुका है, ये जुड़ के बना KCl, इसको ऐसे लिख देते हैं। और H+ बचा, Hb बचा, ये दोनों जुड़कर बन जाएंगे H + Hb, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। ये स्टेबल है, आराम से बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। अब आप ये मत समझना कि मैंने आपको समझाने में 10 मिनट लगाए हैं तो ये स्टेप एक एक करके होंगे, ये स्टेप सब बहुत फास्ट हैं, तेजी से होंगे। तो ये अभी हमने पढ़ा डिटेल इंटरनल रेस्पिरेशन का। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, मैं एक बार आपको ये फिर से पूरा समझा रही हूँ, सामने देखते जाना। ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर बोल रही हूँ, ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू causes diffusion of CO2 from its high partial pressure towards low partial pressure. 7% CO2 प्लाज्मा में घुला हुआ है, 23% आरबीसी के अंदर है इन कॉम्बिनेशन विद Hb, और बचा हुआ 70% CO2 डिफ्यूज हो जाता है फ्रॉम टिश्यू इनटू आरबीसी और आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आरबीसी के अंदर CO2 जैसे आया, एक चेन ऑफ रिएक्शन शुरू हो गया स्पॉन्टेनियसली, हमने कुछ नहीं किया, खुद ब खुद होता है। CO2 पानी के साथ जुड़ा और बन गया कार्बोनिक एसिड, जिसे कहते हैं H2CO3।
H2CO3 टूटा और बना H प्लस प्लस HCO3 माइनस। तो मैंने CO2 को आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये सब रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं और सब में एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। नाउ दिस HCO3 माइनस शोज ई फ्लक्स, बाहर जाएगा फ्रॉम आरबीसी इनटू प्लाज्मा, और एक्सचेंज में Cl माइनस शोज इनफ्लक्स फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी। इससे दो काम हुए, एक तो HCO3 माइनस प्लाज्मा में आ गया जिससे कि आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सके, आरबीसी उसका कुछ नहीं कर सकता था, और दूसरा दोनों का आयोनिक बैलेंस बना रहा। इसको कहते हैं पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फिनोमेना। ठीक, ये सब काम हो गया। अब इसके बाद, ये सब कहानी होने के बाद अंदर और क्या रिएक्शंस हो रहे हैं? ये ब्लड कैपिलरी लेके आई थी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे कहते हैं KHbO2। K प्लस हम लिख रहे हैं टू बैलेंस आउट, आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन HbO2 अगर अनायन है तो मुझे उसे स्टेबल करना था, तो मैंने K प्लस के साथ जोड़ के स्टेबिलिटी दे दी है। ये टूट गया, बना K प्लस प्लस Hb प्लस O2। O2 किसको मिल गया? टिश्यू को। K प्लस किसके साथ जुड़ा? Cl माइनस के साथ, KCl बन गया। H प्लस जुड़ा Hb के साथ और इसे कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। आपके दिमाग में पक्का एक सवाल आएगा, मैम ने H प्लस और Cl माइनस को जोड़ के HCl क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा रिएक्शन हमारे फायदे के हैं, नुकसान के नहीं। HCl तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, सारा आरबीसी जल जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होता बॉडी में नॉर्मली जो हमें हार्म करे। अब सब लोग स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया इन प्लाज्मा। कैसे? प्लाज्मा में आने के बाद HCO3 माइनस को मेनली Na प्लस के साथ जोड़ा, NaHCO3 बना, थोड़ा बहुत K प्लस के साथ जोड़ा, KHCO3 बना। अब इन दोनों फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और मेनली ये एलिमिनेट आउट होंगे अलोंग विद यूरिन। तो कल को आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा में इतना HCO3 माइनस जाता है, तब भी HCO3 आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज क्यों नहीं होता, फिर से मेंटेन कैसे हो जाता है? तो आप कहोगे मेनली कौन बैठा है वहां? Na प्लस, और दूसरा कौन बैठा है वहां? K प्लस। ठीक है, तो अब आप पहले सिर्फ ये वाला डायग्राम बना लोगे और इसके नीचे लिखो, फिर दूसरा समझाऊंगी। लिखो, इस डायग्राम को आप कैप्चर कर लोगे और उसके नीचे लिखोगे ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग इंटरनल रेस्पिरेशन, कॉमा about 70% CO2, about 70% CO2 diffuses out, about 70% CO2 diffuses out from tissue cells into the cytoplasm of RBC. About 70% CO2 diffuses out from tissue cells into the cytoplasm of RBC. Next line. Within RBC, पॉइंट वाइज लिखना है, कोई पैराग्राफ्स नहीं बनाएगा कभी भी। लिखो विदिन
RBC, comma, CO2 combines with H2O, यानी कि water, CO2 combines with H2O to form H2CO3. H2CO3 के ब्रैकेट में लिखना कार्बोनिक एसिड. रिपीट कर रही हूं. Within RBC, CO2 combines with H2O to form H2CO3, that is carbonic acid. Next line. Now this H2CO3 further dissociates. Now this H2CO3 further dissociates into H plus and HCO3 minus. Now this H2CO3 further dissociates into H plus and HCO3 minus. HCO3 minus के ब्रैकेट में लिखोगे बाइकार्बोनेट आयंस. HCO3 माइनस के ब्रैकेट में बाइकार्बोनेट आयन. ब्रैकेट बंद, कॉमा, ब्रैकेट बंद, कॉमा. All these reactions occur. All these reactions occur under influence of enzyme carbonic anhydrase. All these reactions occur under influence of enzyme carbonic anhydrase. इसके ब्रैकेट में लिख देना जैसे मैंने डायग्राम में लिखा है CA. CA. Next line. Now HCO3 minus. Now HCO3 minus shows now HCO3 minus shows efflux. HCO3 minus shows efflux from RBC into plasma, from RBC into plasma, and in exchange Cl minus shows influx, and in exchange Cl minus shows influx from plasma into RBC. Shows influx from plasma into RBC, comma, this is called positive chloride shift. This is called positive chloride shift or Hamburger's phenomena. हाईलाइट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिपीट कर रही हूं पूरा स्टेटमेंट. नाउ HCO3 minus shows efflux
from RBC into plasma, and in exchange Cl minus shows influx from plasma into RBC. This is called positive chloride shift or Hamburger's phenomena. बॉक्स में डाल देना इसे. Next line. Now within plasma, HCO3 combines with, now within plasma, ये लिखा था HCO combines with Na plus mainly. Now in plasma HCO3 combines with Na plus mainly and some with K plus, resulting in NaHCO3 and KHCO3 respectively. Resulting in NaHCO3 and KHCO3 respectively. Comma, this is called CO2 transport. This is called CO2 transport. CO2 transport. ठीक है, तो जो हमने लिखा था ना 70% ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन, वो यहां आकर खत्म हो गया. अब आगे यूरिन का रास्ता जो भी है, जो भी और रास्ते हैं वो आगे देखेंगे, वो इसका लेना देना नहीं है. लंग्स ने जो अपना काम करना था, जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन था, वो यहां आकर खत्म हो गया. हाईलाइट करना, दिस इज कॉल्ड CO2 ट्रांसपोर्ट. ठीक. नेक्स्ट लाइन. within RBC, comma, oxyhemoglobin dissociates. Within RBC, oxyhemoglobin dissociates to form, या लिखो to release O2. रिपीट कर रही हूं, within RBC oxyhemoglobin dissociates, comma, to release oxygen so that this oxygen can be delivered to tissues. So that this oxygen can be delivered to tissues. Next, also within RBC, comma, H plus combines with HB. Also within RBC, H plus combines with HB to form H plus HB. देखना, ऐसे देखना, H plus combines with HB to form H plus HB. That is hemoglobinic acid. H plus combines with HB to form H plus HB. That is hemoglobinic acid. ठीक है, तो ये हमने अभी इंटरनल रेस्पिरेशन पढ़ा. तो अब मैं एक बार वो स्टेटमेंट फिर दोहरा रही हूं. CO2 का ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व्ड फॉर्म में और HbCO2 यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में
हो जाता है by simple diffusion from high partial pressure to low partial pressure. But there is a special mechanism by which CO2 gets transported in the form of HCO3 minus, जो हमने अभी यहाँ पढ़ा. ठीक है, तो लिखो एक लाइन. So the transport of CO2. So the transport of CO2, comma, as dissolved form or in the form of HbCO2. So the transport of CO2, comma, as dissolved form or as HbCO2, comma, can occur simply by diffusion, from high PCO2 to low PCO2. Can occur simply by diffusion from high partial pressure of CO2 to low partial pressure of CO2, comma, but a special mechanism is required. For CO2 transport as bicarbonate ion. But a special mechanism is required for CO2 transport as bicarbonate ion. ठीक है, अब ये वाली कहानी बड़ी जल्दी समझ आएगी. देखो यहां एल्वेलाई ब्लड को क्या देगा? ऑक्सीजन, और कहेगा बदले में मुझे क्या लौटा दियो? CO2. तो देखो हमेशा याद रखना हम मेन एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं, जबकि हर वक्त हर जगह दोनों गैसेस हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस दिमाग से नहीं जाने देना. कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरी बॉडी के किसी कोने में अकेला ऑक्सीजन या अकेला CO2 होगा. जहां ऐसा हो गया वो सिस्टम बेकार हो जाएगा. तो देखो ध्यान से देखना, पहले देखोगे एल्वेलाई ने आरबीसी को दिया ऑक्सीजन. जैसे ही ऑक्सीजन आरबीसी में आया, इसने ढूंढा कि भाई मैं 2% तो घुल गया प्लाज्मा में, बाकी का 98% HB के साथ आएगा, और ये आते ही गुस्से में आ गया. इसने देखा HB किसके साथ बिजी बैठा है? देखो वहां से H+ के साथ. O2 को देखते ही H+ घबरा गया कि ये अब मुझे गुस्सा करेगा, इसलिए टूट करके अलग हो गया और बन गया H+ प्लस HB. जैसे ही HB फ्री हुआ, KCl भी समझ गया कि मैं भी फ्री हो जाता हूं, K+ की जरूरत पड़ने वाली है. KCl टूट गया, K+Cl- बन गया. तो देखो HB फ्री है, K+ फ्री है, O2 तो आया ही है अभी. K+ प्लस HB प्लस O2 बन गया KHbO2. अब रिलेट हो रहा है कैसे यहां पर KHbO2 बन के आया था? यहां से बन करके पहुंचा था. हमें पढ़ना एक एक करके पड़ता है, लेकिन हो तो सब कुछ साइमल्टेनियसली रहा है ना बॉडी के अंदर. तो ये KHbO2 बनकर यहां स्टेबल हो गया. ठीक, कोई डाउट यहां तक? ये वाला वहां पहुंचेगा, टूटेगा और ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगा. तभी देखो सब रिएक्शंस रिवर्सिबल नेचर के चल रहे हैं. अब
नेक्स्ट देखो, अब ये जो Cl माइनस है ना, ये गुस्से में आ गया। ये कहता कि भाई मुझे फिर K प्लस से अलग कर दिया, एक तो मैं मदद करने अंदर आया था, अब मुझे फिर अकेला कर दिया। इसने धमकी दी, कहा मैं वापस जा रहा हूँ प्लाज्मा में। तो इससे कहा ठीक है चला जा, तेरा काम हो गया, तेरा जाने का ही वक्त आ गया है। तो ये Cl माइनस यहां से प्लाज्मा में चला गया, ई फ्लक्स हो गया। फिर से आरबीसी ने कहा कि भाई मुझे मेरा HCO3 माइनस लौटा दो, जो भी बचा है, जो नहीं ट्रांसपोर्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ NaHCO3 और KHCO3, वो मुझे वापस लौटा दो। तो यहां से Cl माइनस बाहर गया और HCO3 माइनस अंदर आ गया। इसे कहते हैं नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट। नेगेटिव से मतलब क्या है, पहले वाले का उल्टा शिफ्ट हो रहा है। तो Cl माइनस shows E flux from RBC into plasma and HCO3 minus shows influx from plasma into RBC। ये जैसे ही अंदर आया, इसने फिर ढूंढा कि मेरा साथी तो H प्लस था। फिर HCO3 माइनस अंदर आते ही जुड़ गया और बन गया H2CO3। फिर से कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर ये कार्बोनिक एसिड टूटा, सेम एंजाइम H2O प्लस CO2, और ये जो CO2 था ये किसे मिल गया, एल्वेलाई। तभी तो एक्सचेंज पूरा होगा। तो CO2 मिल गया एल्वेलाई को वापस, और एल्वेलाई ने बदले में क्या दे दिया था, ऑक्सीजन। ये कहानी हुई ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर से सुनो एक बार ध्यान से, अब फिर से धीरे धीरे एकदम। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरी, ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लंग एल्वेलाई ने जैसे ही ब्लड कैपिलरी को ऑक्सीजन दिया, 2% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल गया और बाकी का 98% Hb के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना चाहता है। तो ऑक्सीजन जैसे ही पहुंचा, इसके आने से ही डर के मारे H प्लस Hb टूट गया, H प्लस फ्री हो गए, Hb फ्री हो गया। तो देख रहे हो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो हम उसे एसिडिक कंडीशंस कहते हैं, एसिडिटी होने लगी। अभी H प्लस छोड़ो, जैसे ये टूटा तो KCl भी खुद ब खुद टूट गया, K प्लस फ्री हो गया, K प्लस प्लस Hb प्लस O2 जुड़कर बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही पढ़ते हैं। Cl माइनस ने कहा मेरा काम हो गया, मैं वापस बाहर जा रहा हूं। ये बाहर गया, बदले में HCO3 माइनस वापस अंदर आ गया। जैसे ही HCO3 माइनस वापस आया, अंदर आने के बाद वो इस H प्लस को कम करना चाहता है। अगर H प्लस ज्यादा रहा तो pH कम होता जाएगा, एसिडिटी होने लगेगी आरबीसी में। H प्लस प्लस HCO3 माइनस जुड़े, कौन सा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्या बना, H2CO3। H2CO3 टूट गया तो फॉर्म H2O प्लस CO2, और यही CO2 मिल गया वापस से एल्वेलाई को। तो क्योंकि ये वाला शिफ्ट पहले वाले से उल्टा चल रहा है, इसीलिए इसको नेगेटिव क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, और पहले वाले को हमने पॉजिटिव क्लोराइड शिफ्ट या गॉस फिनोमिना कहा था। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, वो तो मैंने समझा दिया, उसकी कहानी खत्म। इसको बनाओ, नेक्स्ट क्लास में इसी को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे और लिखेंगे भी। तो ये डायग्राम सब बना के रखेंगे, और ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास में जो हमें डिस्कस करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा अगर पढ़ करके नहीं रखोगे तो। ठीक है, सो डू
कंप्लीट योर थिंग्स टिल हेयर, जिससे कि नेक्स्ट जो हमें ग्राफ समझना है वो आपको समझ आ सके। ठीक है, थैंक यू।